आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे इस सेशन में जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा फॉर श्योर। अब तक हमने जितने भी लेसन्स पढ़े हैं उसमें मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग यही टॉपिक मेरे स्टूडेंट लाइफ के टाइम पे लगता था और होपफुली आपको भी लगेगा। आप सभी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आप डेली मैप्स देखते हैं, आप ग्लोब को देखते हो, आप सबको पता है कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे ओशियंस हैं, ठीक है, क्या उनकी एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो महाद्वीप महासागरों का विन्यास हमें आज मानचित्र पर नजर आता है, ये पृथ्वी पे शुरुआत से ऐसे नहीं थे। शुरू में इनका स्वरूप बिल्कुल अलग था और धीरे धीरे ये अपने वर्तमान स्वरूप में आए हैं और इसी को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये महाद्वीप जैसे आपको आज नजर आते हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनकी स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। कैसे आया, कब आया, वही हमें इस थ्योरी में देखना है। किसने ये थ्योरी प्रपोज की, उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही, वो सारा हम देखेंगे। देखिए इस थ्योरी का बैकग्राउंड क्या रहा। एक्चुअल में जो आपके सिलेबस में जो थ्योरी है वो है एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी। लेकिन एल्फ्रेड वेगनर से पहले भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बता दिया था। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी एज ऑफ रेनेसांस की, जिसे हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल का जो टाइम है वो 14th से 17th सेंचुरी के बीच का माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई थ्योरीज जो थी वो प्रपोज की गई थी। इसे फैक्ट फाइंडिंग एज भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी नई नई हमें चीज़ों का पता लगा। तो इस वक्त जो बहुत सारे खोजी थे या जो नौचालक थे, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो अफ्रीका है और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उन दोनों की जो तट रेखाएं हैं, जो उनकी कोस्ट लाइन्स हैं, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। और हो सकता है कि शायद कभी ना कभी ये दोनों महाद्वीप आपस में मिले हुए हों। उन्होंने उस टाइम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था। उसके अलावा अब्राहम ऑर्टेलियस एक वैज्ञानिक रहे, फ्रांसिस बेकन, एंटोनियो स्नाइडर जिनकी एक काफ़ी फेमस बुक है क्रिएशन एंड इट्स मिस्ट्री रिवील्ड, और एफ बी टेलर। इन सभी वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें बताया था कि सारे के सारे महाद्वीप कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन ये कोई थ्योरी हमें प्रपोज नहीं कर पाए थे। थ्योरी सबसे पहले हमें किसने दी, जो हमारे सिलेबस में भी है, अल्फ्रेड वेगनर। जर्मनी के ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दुनिया के सामने रखी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो 1912 में दी थी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1912 में सबसे पहले इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और क्योंकि ये जर्मन के वैज्ञानिक थे तो जर्मन लैंग्वेज में ही दी थी। लेकिन अब पूरी दुनिया तो जर्मन लैंग्वेज को नहीं जानती, इसलिए 1912 में जब इनकी थ्योरी आई तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लग पाया था। लेकिन 1924 में जब अंग्रेजी भाषा में इन्होंने इस अपनी थ्योरी का अनुवाद किया, और क्योंकि देखिए अंग्रेजी तो हर जगह पढ़ी जाती है, तो उस वक्त ये हर एक देश तक ये पहुंची और तब जाकर लोगों को इसका आइडिया हुआ कि हाँ एक्चुअल में जो ये थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सेंसिबल हमें नजर आती है। अब जो एल्फ्रेड वेगनर थे वो एक्चुअल में थे क्या? वो मेट्रोलॉजिस्ट थे, वो जियोफिजिस्ट थे, ठीक है ना, वो ऋतु विज्ञानवेता थे और भूमि की जो भौतिकी है उसका वो अध्ययन कर रहे थे। और जो एक चीज उनके माइंड में बार बार जो आ रही थी, वो क्या आ रही थी, उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही थी कि जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो गर्म प्रदेशों में उत्पन्न होते हैं, उनके अवशेष अंटार्कटिका में क्यों मिल रहे हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते। इसी प्रकार से जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो भी अंटार्कटिका में उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, तो इस चीज को वो समझ नहीं पाते। और दूसरा उनके माइंड में क्या चीज आ रही थी कि जो ग्लेशिएशन की प्रोसेस हुई है, जो हिमनदन की प्रोसेस हुई है, वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक ही टाइम पर क्यों हुई। ये तो सभी एक दूसरे से कितनी अधिक दूरी पर अवस्थित हैं, लेकिन इन सभी में जो हिमनदन के साक्ष्य मिले हैं वो एक ही टाइम पर मिले हैं। तो शायद हो सकता है कि कभी ना कभी ये सारे के सारे लैंड मासेस आपस में जुड़े हुए थे, उन्हें इस चीज का आइडिया होने लगा था। तो इसलिए उन्होंने ये चीज प्रपोज की कि अगर ये सब साक्ष्य एक स्थान पर उनको देखने को मिल रहे हैं तो इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं।
या तो क्लाइमेटिक जोन्स शिफ्ट हुए हैं पृथ्वी पर या महाद्वीप शिफ्ट हुए हैं। अब क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल कौन करता है? सन, है ना। तो वो तो शिफ्ट होना इतना इजी नहीं है। तो इसलिए जो उनकी जो दूसरा उनके माइंड में पॉइंट था वो क्या था कि जलवायु के जो कटिबंध हैं, कॉन्टिनेंट जो जोन्स है वो तो सेम रहे हैं, लेकिन जो महाद्वीप हैं वो विस्थापित हुए और वहीं से इन्होंने दी थी अपनी डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस, विस्थापन की परिकल्पना। क्या कहा इन्होंने एक्चुअल में अपनी इसमें? देखिए कुछ शब्द आएंगे, इन्हें आपको याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान सी थ्योरी है। कुछ 3-4 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। वोकेबलरी में क्या इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जब आप ओशनोग्राफी पढ़ेंगे अगले साल, वहां पे ये टर्म बार बार आएगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसका मतलब होता है कि महाद्वीप का वह हिस्सा जो आंशिक रूप से महासागर में डूबा रहता है, जिसे हम बीच एरिया भी कह सकते हैं ना। आप देखिए एकदम से तो महाद्वीप खत्म होके महासागर शुरू नहीं होते ना, हम कई बार पानी के अंदर भी तो बहुत दूर तक चले जाते हैं ना। तो वो जो हिस्सा होता है वो महाद्वीप का ही हिस्सा है जो हल्का सा डूबा हुआ है महासागर में। और फिर आगे चल के जब एक्चुअल में जब बहुत अधिक गहराई आ जाती है तो वहां से एक्चुअल महासागर शुरू होता है, ठीक है। तो उस हिस्से को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वो थे पेंजिया एंड पैंथालसा। पेंजिया का मतलब है संपूर्ण भूमि, ऑल लैंड, और पैंथालसा का मतलब है ऑल सी, संपूर्ण जल, ठीक है। इन दोनों शब्दों को आपको याद रखना है, पेंजिया और पैंथालसा। तो इसी के अलावा इसी से के ऊपर बेस्ड फिर उनकी थ्योरी क्या थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इन्होंने यही बोला कि सभी के सभी जो कॉन्टिनेंट थे वो आपस में जुड़े हुए थे और उसका नाम क्या था? पेंजिया, क्योंकि उसको उसका अर्थ क्या है? ऑल लैंड, यानी कि जितना भी लैंड था, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट थे वो सब जुड़े हुए थे और उसका नाम था पेंजिया। और उसके चारों ओर पानी था, उस पानी का नाम था पैंथालसा। देखिए कुछ इस प्रकार से पृथ्वी हमारी उस वक्त नजर आती थी। ये सभी के सभी आपस में जुड़े हुए थे। और जो, ठीक है, ये सारा है पेंजिया का पार्ट, और जो ये हिस्सा आप देख रहे हो जल का, ये हिस्सा क्या था? पैंथालसा। और इसके बिल्कुल बीचों बीच में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पूरा लैंड मास आपको नजर आ रहा है, ये तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये सारा का सारा लैंड मास क्या है? पेंजिया। और ये जो इसके चारों ओर जल है ये क्या है? पैंथालसा, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से तो उस वक्त भी देखो इक्वेटर तो गुजर ही रही है। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, वो तो उस समय भी थी। ये इक्वेटर है। इक्वेटर के जो ऊपर का लैंड मास है, ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। उस लैंड मास का नाम क्या था? लोरेशिया, जो उत्तर में था। और जो दक्षिण में ये सारे के सारे थे, उनको सामूहिक रूप से हमने क्या कहा? गोंडवाना लैंड, ठीक है। पूरा लैंड मास क्या है? पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर है पैंथालसा। बीच से भूमध्य रेखा गुजर रही, भूमध्य रेखा के ऊपर का जो पेंजिया का हिस्सा है वो लोरेशिया कहलाया, और जो भूमध्य रेखा से नीचे का हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। लोरेशिया में कौन कौन से महाद्वीप आ रहे थे? यूरेशिया, यूरोप और एशिया उस वक्त एक ही थे, है ना। नॉर्थ अमेरिका आ रहा था, तो जो नीचे बच गए सारे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है। इसी में इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। यहाँ पे एक और टर्म आ रही है, इसको जरूर याद रखिएगा, टेथिस सी, ठीक है। पेंजिया के बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा सागर था? टेथिस सी। और इसी टेथिस सी को आज हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य सागर के नाम से, ठीक है। भूमध्य सागर जो है वो इस टेथिस सी का ही बचा हुआ अंश है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अल्फ्रेड वेगनर एक थ्योरी दे रहा है, उसने ये कहा है कि सारे लैंड मास जो थे वो एक टाइम पे जुड़े हुए थे, उसे उसने पेंजिया बोला। चारों ओर जल था जो कि पैंथालसा था, बीच में टेथिस था, पेंजिया के ऊपर का हिस्सा लोरेशिया था, नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड। तो अब तक तो ये सब जुड़ा हुआ है। अब एक्चुअल में हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट की। अब ये अलग कैसे हुआ, ठीक है। इसमें देखिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अल्फ्रेड वेगनर ने बोली, उसने कहा कि जितना भी मूवमेंट हुआ उस पूरे मूवमेंट में जो अफ्रीका महाद्वीप था वो सबसे अधिक स्टेबल रहा है इस चीज को, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में था। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम मूवमेंट हुई,
इसके चारों ओर मूवमेंट बहुत ज्यादा हुई, जैसे कि साउथ अफ्रीका अलग हो गया, ऊपर नॉर्थ अमेरिका चला गया, यूरोप अलग हो गया, एशिया अलग हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ ये सब अलग हो गए, अंटार्कटिका। लेकिन जो अफ्रीका था उसमें मूवमेंट सबसे कम हुआ। तो ये जो सारा का सारा विस्थापन था वो रिलेटिव किसके रहा, अफ्रीका के। इस पॉइंट को भी आपको जरूर बताना है। देखिए इसमें आपने ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में पीरियड्स की बात की थी ना, इपोक्स की, और उसमें एजेस थे, पीरियड्स थे। तो कार्बोनिफेरस युग आया था जिसमें मैंने बताया था कि कार्बोनिफेरस युग में ही पृथ्वी का सारा कोयला बना था, ध्यान होगा आपको। और उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 35 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। तो ये जो टर्म आएंगे ना, MYA, इसका मतलब क्या है, मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मिलियन ईयर्स अगो। 200 मिलियन का मतलब होता है 20 करोड़, ठीक है। 200 मिलियन का मतलब होता है 20 करोड़। तो चाहे आप 20 करोड़ वर्ष पहले लिख लीजिएगा, ये 20 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। ये 13 करोड़ हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा आपका 7 करोड़। और ये जो स्थिति लास्ट इसमें आ रही वो है टुडे की, फिलहाल ये पोजीशन है। क्योंकि मूवमेंट एकदम से नहीं हुई, ऑब्वियसली इतनी बड़ी पृथ्वी है तो मूवमेंट धीरे 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 हुई। और सबसे पहले प्रारंभ कब हुई, कार्बोनिफेरस युग के अंत में। इस चीज को आपको याद रखना है। यानी कि कार्बोनिफेरस युग से पहले जितने भी हमारे पीरियड्स गए, एजेस गए, उसमें तो पेंजिया एज इट इज था। 35 करोड़ वर्ष के बाद कार्बोनिफेरस युग गए कि बिल्कुल जो लास्ट का जो उसका टाइम चल रहा था उसमें एकदम से विघटन होना शुरू हुआ पेंजिया का, ठीक है। और ये धीरे धीरे आपको स्टेजेस नजर आ रही है ना, देखिए ये अलग हो गया है। देखिए इसमें आपको वेरी फर्स्ट में नजर आ रहा है ना कि इनके बीच में गैप ज्यादा आ गया है ना, ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, भूमध्य रेखा की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। और शिफ्टिंग कहाँ हो रही है ज्यादा, वेस्ट में। इस चीज को याद रखिएगा कि जो ये डिस्प्लेसमेंट हुई वो दो दिशाओं में बहुत ज्यादा हुई। एक तो हुई भूमध्य रेखा की तरफ, है ना, भूमध्य रेखा की तरफ खिसके कुछ ऊपर से भी और नीचे से भी। और शिफ्टिंग कहाँ हुई, वेस्ट की तरफ ज्यादा, ठीक है। यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो इक्वेटर की तरफ शिफ्टिंग हुई उसके पीछे जिन बलों ने काम किया था वो थे ग्रेविटेशनल फोर्स और ब्योंसी, जो कि आइसोस्टेसी में भी हमने पढ़ा था ना, पानी की जो फोर्स होती है, ठीक है। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और ये जो पानी के अंदर फोर्स होती है। और जो वेस्ट की तरफ हुआ मूवमेंट वो था टाइडल फोर्स, यानी कि चंद्रमा के अंदर जो आकर्षण शक्ति है। इन चीजों को बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। दो प्रकार की मूवमेंट बताई है वेगनर ने, जो मेजरली दो तरफ शिफ्टिंग ज्यादा हुई, इक्वेटर की तरफ हुई और वेस्ट में हुई। इक्वेटर के पीछे रीजन था ग्रेविटेशनल फोर्स का और ब्योंसी का, और जो वेस्ट की तरफ हुआ उसमें था टाइडल फोर्स का, ठीक है। अब जो इक्वेटर की तरफ शिफ्टिंग हुई उसकी वजह से क्या आया, देखो पिछले डायग्राम से ही समझाती हूँ। इक्वेटर की तरफ जब शिफ्टिंग हुई तो उससे क्या क्या चेंजेस आए पेंजिया में। इक्वेटर की तरफ आ जाने की वजह से एशिया और जो यूरोप थे वो एक दूसरे से अलग होने शुरू हो गए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एशिया और यूरोप एक दूसरे से अलग हुए। और यहाँ पे एक महासागर बन गया, कौन सा, ये कौन सा महासागर बन गया है, आर्कटिक, ठीक है। और क्योंकि एशिया और यूरोप एक दूसरे से अलग हुए और नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया भी चला गया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गया, तो इसलिए बीच में एक नया महासागर बन गया जिसे आप इंडियन ओशन बोलते हो, है ना। ये सब भी तो बनेंगे ना। अगर महाद्वीप जैसे जैसे अलग होंगे तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, खालिस्तान में पानी भर जाएगा। तो जो पेंथालसा था उसी के पानी से फिर अलग अलग महासागर बने, ठीक है। आर्कटिक बन गया ऊपर, यहाँ पे हिंद महासागर बन गया। ये मैं बात करें भूमध्य रेखा की। और जब हम बात करेंगे वेस्ट की, कि वेस्ट की तरफ जब शिफ्टिंग हुई, जैसे वेस्ट की तरफ यहाँ शिफ्ट हुए ना, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग हो गए, किससे, अफ्रीका से और यूरोप से। तो जो बीच में ये वाटर आ गया, इस वाटर को क्या बोला फिर हमने, अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको पता है। फिर जो वर्तमान स्थिति है वो आपके सामने टुडे करके लिखा है ना, कि फिलहाल जो है वो ये पोजीशन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी थ्योरी के जो मेजर हमारे पॉइंट थे। और इसी में दो तीन चीजें जो और बताई थी वेगनर ने, उसने बताया कि जिस वक्त ये सभी शिफ्ट हो रहे थे, देखिए इसमें दोबारा से वही चीजें आ रही है ना, ये पेंजिया है ना, ये पेंथालसा के पॉइंट्स हो गए, ये शिफ्टिंग होनी शुरू हो गई है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बीच बीच में इस प्रकार से बनने शुरू हो गए। और
देखिए कुछ जो टेथिस सागर था, ये जो पॉइंट आपका है ना, फिलहाल जो भूमध्य सागर है, जो टेथिस सागर था उसके में क्या हुआ कि उसके जो बीच में जो भी मटेरियल डिपॉजिट था, उस डिपोजिशन के अंदर क्या पड़ने लगे, फोल्ड्स। फोल्ड्स की हमने बात की थी ना, जब फोल्ड पड़ेंगे तो क्या होगा कि जो बीच का हिस्सा होगा वो ऊपर उठ जाएगा। अब टेथिस सागर एक जियोसिंक्लाइन के रूप में था। जियोसिंक्लाइन को आप कैसे डिफाइन करोगे? जियोसिंक्लाइन जो होते हैं वो समुद्रों के उथले हिस्से होते हैं। उथले हिस्से का मतलब जिनकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती, उनके बीच में जो जमाव होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब दोनों ओर से प्रेशर पड़ेगा तो जो उनका जमाव है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा और क्या फॉर्मेशन ले लेगा, माउंटेन की। इसीलिए इस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ माउंटेन्स भी बने। ठीक है, उन माउंटेन्स के आप नाम बता सकते हो, एल्प्स माउंटेन है, एटलस माउंटेन है, हिमालयाज हैं, जानते हो ना आप इन सभी को, तो इन सभी की आपको पोजीशन बता देनी है। उसके अलावा इसी प्रकार से जो आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में यहाँ पे रोकीज माउंटेन बने, इधर एंडीज बने, ठीक है ना, हिमालयास को दिखा दीजिएगा, यूरोप में आप एल्प्स दिखा दीजिएगा। तो ये सारे माउंटेन्स आपको दिखाने कि जैसे जैसे सर के प्रेशर पड़ा, ठीक है, और प्रेशर की वजह से माउंटेन बिल्डिंग भी हुई, और जब महाद्वीपों में शिफ्टिंग हो रही थी तो इनके कुछ हिस्से पीछे छूट गए। जो छोटे छोटे हिस्से पीछे छूट गए वो क्या बन गए फिर, आइलैंड्स। नाम बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज है, ठीक है, और आप यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनके आप नाम बता दीजिएगा। यहाँ पे हैं जापान के आसपास, ठीक है, जापान भी अपने आप में एक आइलैंड है, यूराइल है, फिलीपाइंस हैं, इन सभी के आप नाम बताइएगा कि किस प्रकार से इस डिस्प्लेसमेंट के थ्रू माउंटेन बिल्डिंग भी हुई और स्मॉल आइलैंड फॉर्मेशंस भी हुई। तो ये आपकी थ्योरी है मेन। अब हमें किस चीज की बात करनी है, एविडेंसेस बतानी है कि वेगनर के सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन से साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि हाँ वेगनर ने जो इतनी बड़ी थ्योरी दी वो सही थी। सबसे पहला तो यही है कि हम अगर कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच करके देखें तो उनके जो ये कोस्ट लाइन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से फिट होती हुई नजर आती है। अगर मैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका को ऐसे मिलाकर देखूं, मिला के कैसे देख सकते हैं, जैसे कि इनके हमारे पास डायग्राम्स होते हैं ना मैप में, आप इनको कट करके अगर अफ्रीका के साथ इसको अटैच करके देखोगे, नॉर्थ अमेरिका के साथ इसको अटैच करके देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी इन सभी के बीच में नजर आएगी। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ शायद कभी ना कभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं फॉसिल्स की। फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म, जो पहले जीव जंतु रहे होंगे, पेड़ पौधे रहे, जो उनके गले सड़े अंश आज भी जो चट्टानों में हमें मिल जाते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं एक की आपको बात बता दूं, ग्लोसोपेट्रिस, यहाँ पे इसका नाम आपको नजर आ रहा होगा ना, बुक्स में इजीली मिलेगा, वेरी फर्स्ट पॉइंट में ही इसकी बात मिल जाएगी। तो जो ग्लोसोपेट्रिस वनस्पति थी, इसके अंश ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं, अंटार्कटिका में भी मिले हैं, ठीक है, इंडिया में भी मिले हैं, अफ्रीका में भी मिले हैं और साउथ अमेरिका में भी मिले हैं। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे है कि ये इतनी दूर दूर अवस्थित में सभी में ये वनस्पति मिली हो? तो इससे हमें क्या आइडिया मिला कि कभी ना कभी ये जो पूरा का पूरा लैंड मास था वो सारा का सारा जुड़ा हुआ था। हमने गोंडवाना लैंड की बात की थी ना, ये सारा का सारा किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड। तो ऐसे ही मल्टीपल एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रहे हैं ना, ये सभी के सभी फॉसिल्स जो है वो मेसोसोरस वगैरह के इन सभी में मिलती है। इट मीन्स कभी ना कभी ये सभी लैंड मासेस एक जो थी वो हिस्सा थे। और आप रॉक्स की बात कर सकते हो कि किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, है ना, जैसे कि यहाँ जो चट्टान मिलती है, फिर अफ्रीका में जो है, भारत के दक्षिणी हिस्से में जो है, ऑस्ट्रेलिया में है, अंटार्कटिका में, उन सभी के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसी है। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि शायद ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें माउंटेन रेंजेस बात की थी ना हमने, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की जो ये अपलेशियन पर्वतमाला है, नॉर्थ अमेरिका में तो काफी फेमस है ना। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप वेस्ट की तरफ देखोगे तो है आपकी रॉकीज, और ईस्ट में है अपलेशियन माउंटेन। तो जो ये अपलेशियन माउंटेन है वो, अगर आप आगे चले जाओगे, इधर आपका ब्रिटेन आ जाता है ना, तो ब्रिटेन के जो वेल्स में आप देखोगे तो ये माउंटेन और ये माउंटेन, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी है। तो इसलिए हम आइडिया लगाते हैं कि शायद ये दोनों लैंड मासेस आपस में जुड़े हुए हैं। हम ये आइडिया लगाते हैं
ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद ग्लेशियर के डिपॉजिट्स की हम बात करते हैं कि जो साउथ का हिस्सा था उन सभी में हिमनदन के साक्ष्य मिले हैं, कि जो हिम नदियां थी वो इन सभी में इसके साक्ष्य मिले हैं, वो भी एक टाइम पे, एक ही टाइम पे इन सभी पार्ट्स में हिम नदियों के साक्ष्य मिले हैं। ये आज सब अलग अलग है लेकिन इट मीन्स कभी ना कभी जुड़े भी हुए थे, है ना। अगर इंडिया तक हमें साक्ष्य मिल रहे हैं, अब इंडिया तो भूमध्य रेखा के आसपास है, आज तो हिम नदियां के कोई ज्यादा प्रमाण में नहीं मिलते, तो इतनी दूर तक कैसे चला गया ग्लेशिएशन, यानी कि कभी ना कभी ये सब जुड़ा हुआ था। कोल्ड डिपॉजिट्स की बात कर सकते हो, सेम वही चीजें हैं कि जैसे कि कोल्ड डिपॉजिट्स जो है वो कहाँ मिले हैं हमें, साउथ अमेरिका में, अंटार्कटिका में भी मिले हैं, जो कि आज बर्फ से ढका हुआ है। इट मीन्स कभी ना कभी वो भी ऐसे लैंड मासेस से जुड़ा हुआ था जहाँ पे कोल के डिपॉजिट्स हैं, और बाद में ये टूट के अलग हो गया, फिर कहाँ चला गया, ध्रुवों की तरफ। ठीक है। पैलियोमैग्नेटिज्म, इसकी हम बात कर सकते हैं, हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, पूरा चुंबकत्व। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब देखो पृथ्वी जब बनी तो वो तरल अवस्था में थी, आपको पता है, बाद में वो सॉलिड हुई, है ना। जब वो बनी, जब वो तरल अवस्था में थी, तरल अवस्था में तो सबसे पहले वहां पे कौन से रॉक्स बनी, आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक्स। और जो इग्नियस रॉक्स के अंदर जो फेरस का एक पार्ट होता है ना, फेरस का उसमें अंश होता है, वो फेरस जो है वो हमेशा एक मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। ठीक है। तो उसको हम अगर स्टडी करें तो उसके माध्यम से हमें ये पता लगा है कि जो ये पोल था, मैग्नेटिक पोल भी है, वो शिफ्ट होता रहा है, और उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलर वांडर, यानी कि ध्रुवों का टहलना। ध्रुव जो है वो हमेशा टहलते रहे हैं। ठीक है ना। इस चीज को हम इसके माध्यम से बता सकते हैं। और इसमें जो लास्ट आपका एविडेंस आ जाता है वो आ जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे होती है, देखो बिल्कुल जो आपके वल्केनिक एक्टिविटीज हैं वो मैंने बताया था कि वो महासागरों में भी होती है। ठीक है। और सबसे अधिक ये फिनोमिना हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा, जो मैग्मा है वो बाहर आएगा। मैग्मा बाहर आकर फिर क्या होगा, दोनों तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है। जैसे कि बिल्कुल बीच से मैग्मा निकल रहा है, और मैग्मा जो है फिर वो शिफ्ट हो जाएगा दोनों तरफ, इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। अब जब हम समुद्रों की तली का अध्ययन करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो पुराना मैग्मा है वो समुद्रों से दूर मिलता है, समुद्रों के तटों में के तरफ मिलेगा, और जो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच मिलता है वो होता है नया मैग्मा। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि समुद्र के जो नीचे का एरिया है वो भी तो शिफ्ट कर रहा है ना, मैग्मा बाहर आता है और वो शिफ्ट करेगा। जब वो शिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली फिर जो मासेस होंगे वो मूव करेंगे। प्राचीन मैग्मा मिलेगा आपको बाहर की तरफ, और नवीन मैग्मा आपको मिलता है अंदर की तरफ। ठीक है। ये सारे के सारे एविडेंसेस थे। लास्ट में एक नजर डाल लेते हैं क्रिटिसिज्म पे। ठीक है। हर एक तरीके देखिए आलोचना भी की जाती है। आलोचना किस किस बेसिस पे हुई है इसकी, सबसे पहले बात हुई है टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे कि इसने क्या कहा, वेगनर ने, कि 35 करोड़ वर्ष पहले एकदम से विघटन होना शुरू हुआ। तो जो 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 व्यक्ति इसे क्रिटिसाइज करते हैं वो ये कहते हैं कि पेंजिया को इससे पहले किस शक्ति ने बांध के रखा था, क्यों इससे पहले डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्यों 35 करोड़ वर्ष के बाद ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, पृथ्वी को बने तो 460 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इतने लंबे टाइम तक किस फोर्स ने पेंजिया को बांध के रखा था, काफी मानने वाली बात भी है ये। नंबर 2 पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेगनर ने तो मेनली दो ही डायरेक्शन बताई ना, अब आपको पता लग गई होंगी कौन सी डायरेक्शन थी, मध्य रेखा की तरफ और वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि क्यों इसी तरफ हुआ डिस्प्लेसमेंट, दक्षिण में भी हुआ है, पूर्व में भी हुआ है, सिर्फ इन दो को ही इसने क्यों मेजरली माना। सफिशियंसी ऑफ फोर्सेस, कि भाई इतना ज्यादा फोर्सेस कैसे पृथ्वी के अंदर पैदा हो गई जिन्होंने इतने बड़े लैंड मासेस को एक दूसरे से अलग कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। जिग्सा फिट इज क्वेश्चनेबल, जैसे कि हमने देखा था ना कि भाई हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका को आपस में ज्वाइन करके देखें तो ज्वाइन हो जाते हैं इसमें, लेकिन नहीं, वो ऐसे कहते हैं कि इतना अच्छे से भी ज्वाइन नहीं होते, अगर हम ज्वाइन करके देखेंगे तो बहुत सारे डिग्रीज का अंतर भी रह जाता है, तो उसको भी उन्होंने क्वेश्चनेबल माना। माउंटेन बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं
कि सभी के सभी अगर जितने भी, अब अगर हमने ये बोला ना कि माउंटेन बने, बात की थी ना हमने, हिमालयाज बने, एल्प्स बने, रॉकीज एंडीज बने, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर हम इन वलित पर्वतों को अपनी जगह के ऊपर फैला दें तो जो स्वरूप हमारा आएगा वो पेंजिया के स्वरूप से मैच नहीं करेगा। ठीक है, यहीं पर एक सबमरीन रिज की मैं बात करूंगी। अटलांटिक ओशन की मैं पीछे बात कर रही थी ना, अटलांटिक ओशन के बीच में एक मिड अटलांटिक रिज है जिसकी शेप है एस। अटलांटिक ओशन की शेप अपने आप में एस शेप है और उसके बीच में एक रिज है काफी फेमस। ठीक है, ओशनोग्राफी जब आप पढ़ोगे डिटेल में वहां पे उसका जिक्र आएगा। तो ये कहा जा रहा है कि वेगनर ने इसके बारे में कहीं ज्यादा बात नहीं की। वो इतना बड़ा एक फीचर है लेकिन उसको उसने कम्प्लीटली इग्नोर किया है। ऐसे ही आइलैंड्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे उसने कहा कि भाई आइलैंड जो थे वो बाद में जो पीछे छूट गए थे, वो आइलैंड जो थे वो पश्चिम की तरफ शिफ्ट होने से बने। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे कि स्वेस हैं, डली हैं, इनका ये मानना है कि नहीं, पश्चिम की तरफ शिफ्ट होने से नहीं बने, पूरब की तरफ शिफ्ट होने से बने। ठीक है, और लास्ट में हम फॉसिल्स की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि फॉसिल्स के बारे में बात की थी ना वैगनर ने कि भी एक ही जो प्रकार की वनस्पति यहाँ 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 मिल रही है, तो उसके बारे में भी बात की है लोगों ने कि नहीं, हर एक प्रकार की जो है वनस्पति ठीक है कुछ स्थानों पर मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्थानों पर वो नहीं भी मिल रही जिसके बारे में वैगनर ने कहा कि ये इसका पार्ट रहा होगा पहले, वहां पे एक्चुअली वो नहीं भी मिल रही। ठीक है, वो लास्ट पॉइंट जो था फॉसिल का, जिसके बेसिस पे जो था उसको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन फिर भी हम एट लास्ट ये बोल सकते हैं कि देखिए वेगनर ने बहुत सारी जियोग्राफिकल और बहुत सारी क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम्स उस वक्त रही थी उसको खोजने के में काफी साहसिक कदम उसने उठाया है ना। बहुत से लोग इससे असहमत हैं, लेकिन फिर भी काफी सारी ऐसे ज्योग्राफिकल चीजें हैं जिसके बारे में इस एक थ्योरी में हमें पता लगता है। प्लेट टेक्टोनिक्स की बात इसने की है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की इसने बात की है ना, माउंटेन बिल्डिंग की बात की है। तो इस एक थ्योरी से हमें बहुत सारी चीजों का पता भी लगता है। तो इसलिए ये जो थ्योरी है वो ज्योग्राफी में काफी फेमस थ्योरी है, इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आज का हमारा लेसन था।